हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 1 हो चुका है और टेस्ट नंबर 2 हो चुका है। ये आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको दे सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके बाद जो आपका टेस्ट आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का कितना कितना मार्क्स आया है। आज का देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पे किसने जोर दिया है। तो प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जोर दिया है ना। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा से पूछा जाता है, ये अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा, है ना। प्राथमिक शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसको भारतीय संविधान में 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो इतनी बातें आप याद रखें। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है दोस्तों 74.4% है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 74.4%। इसको कर लीजिएगा, है ना, 5 की जगह 4 कर लीजिएगा। 74.4% है भारत का साक्षरता दर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों 82.14%। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का महिला साक्षरता दर कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हो जाएगा 65.46%। ये हो गया आपका महिला और ये हो गया आपका पुरुष। अब देखिए घनत्व पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। तो ये हमारा लिंगानुपात है, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है, ये हमारा पुरुष साक्षरता दर, ये महिला साक्षरता दर, और ये हो गया आपका भारत का साक्षरता दर। तो इतना आप याद रखें। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, SCERT का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है SCERT का फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एक फुल फॉर्म जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखिए SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दिए, इसका आंसर हो गया ए नंबर। अब देखिए SCERT की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि SCERT की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ये भी बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर, 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। अब 1 के अनुसार आपको बुक में दिया गया था, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन लाया गया है कि 2001 के अनुसार जनसंख्या कितना है। तो 1 के अनुसार जनसंख्या है भारत का, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 102.70 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर 2011 के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये भी आप जान लें कि 121 करोड़ जनसंख्या अभी 2011 के अनुसार है। तो 121 करोड़ यानी 1.21 अरब इतना जनसंख्या अभी भारत का है 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर, 1991 से 2001 में बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। अब देखिए जो 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि दर कितना वृद्धि हुआ 1991 से 2001 में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 28.43% का जनसंख्या वृद्धि हुआ, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, है ना, 2001 में 1991 से लेकर के। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2001 से, है ना, 2001 से 2011 तक जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 17.6% दशकीय वृद्धि दर हुआ था 2001 से लेकर 11 तक। देखिए अगर ये पूछे या ये पूछे, दोनों में से एक जरूर पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा ये 17.6% 1 से लेकर 11 तक, और 91 से 1 तक था 28.43%। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है।
तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है बिहार के जनगणना 2011 के अनुसार, तो वो हो जाएगा आपका पटना। और पटना का जनसंख्या वर्तमान में 2011 के अनुसार कितना है, तो 57.72 लाख। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। अब देखिए ये तो था सर्वाधिक। अब आप जान लें कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार का, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका शेखपुरा, है ना। शेखपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और शेखपुरा का जनसंख्या कितना है, तो 6.34 लाख, है ना। शेखपुरा का कितना है, मात्र 6.34 लाख। और पटना का जनसंख्या है 57.72 लाख। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कितना सही किए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए 7 नंबर का आप जवाब दें कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, यानी प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 916। आंसर क्या हो जाएगा, 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, इसी को कहा जाता है लिंगानुपात। आंसर हो गया आपका दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी भोजन वस्त्र भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मकान बहुत ज़रूरी है और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आंसर हो गया दोस्तों डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका बिहार। और बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 63.82% बिहार की साक्षरता दर है, जो भारत में सबसे कम है। तो याद रखिएगा ये परसेंटेज भी और बिहार को। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो मानवीय पूंजी कौन सी नहीं है, ऑप्शन है स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कुशलता, प्रबंधन। तो अकुशलता, यहाँ कुशलता नहीं होगा, यहाँ अकुशलता जोड़ ले, है ना। अकुशलता जो है ये मानवीय पूंजी नहीं है। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर। मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में होता है। मानव पूंजी जो निर्माण है इससे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में होता है। क्या होता है, कमी होता है, वृद्धि होता है, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, वृद्धि होता है। ठीक है, जीडीपी देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म में याद रखें, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोग्रेशन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितना निर्धारित किया है ना। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रतिदिन कितना कैलोरी निर्धारित किया गया है योजना आयोग के द्वारा। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2400 कैलोरी। यानी एक जो व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र के उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को शहरी क्षेत्र में कितना निर्धारित किया है। अभी हम लोग देखें ग्रामीण क्षेत्र में था 2400 कैलोरी। अब क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। तो क्या हो जाएगा, 13 का आंसर आपका हो जाएगा 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है शहरी क्षेत्र में। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बिहार का जो बुक चलता है, बिहार जो टेक्स्ट बुक है उसका जो क्लास 9 और क्लास 10 के बुक से लिया गया है दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आप सभी का कितना मार्क्स आया, आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार भारत के गरीबी के आधार पर कौन सा राज्य है ना। गरीबी के आधार पर बिहार कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। आंसर हो गया दोस्तों आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर।
जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये देखिए कल भी क्वेश्चन आया था कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया, तो आपको पता होगा कि अप्रैल 1989 ईस्वी। कितने अप्रैल? तो 1 अप्रैल, है ना। 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 दिसंबर। पूरा डेट क्या है? 1 दिसंबर 1997। आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, बराबर है, ज़्यादा है या कोई नहीं? तो 17 का क्या हो जाएगा? ज़्यादा है ना। जो बिहार की गरीबी रेखा है इसके नीचे जो जीवन यापन करने वाली जो जनसंख्या है, जो भारत का राष्ट्रीय औसत है, उससे क्या है? ज़्यादा जनसंख्या बिहार में निवास करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है? तो ग्रामीण बेरोजगारी कौन सी नहीं है? तो आपका हो जाएगा तकनीकी बेरोजगारी। आंसर क्या हो गया? डी नंबर, तकनीकी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है। मौसमी बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी भी है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी ग्रामीण बेरोजगारी है ना। तो तकनीकी बेरोजगारी नहीं है। ये तीनों भी आप याद रखिए, तीनों में से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और तकनीकी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है, नहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, निम्न में कौन सी बेरोजगारी नहीं है ना। फिर से बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न है। कौन सी बेरोजगारी नहीं है? तो वो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी नंबर। कौन सी बेरोजगारी नहीं है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। आंसर हो गया आपका बी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि मतलब एक काम में ज़्यादा लोग उसमें लगे हो, ठीक ना। मतलब इन लोगों को उस काम में हटा भी दिया जाए, उन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पे कोई अंतर नहीं आता है। इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर 10 आदमी से वो काम हो सकता है और उसी में लगा हुआ है 20 आदमी, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ जो 10 व्यक्ति है ये क्या है? ये बेरोजगार है, क्योंकि 10 आदमी भी उतना ही उत्पादन करेगा और 20 आदमी मिलकर भी उतना ही उत्पादन करेगा। तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 21, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में अशिक्षितों का प्रतिशत कितना है? देखिए आपके जो बुक है 9th और 10th में, इसमें आपको 2011 के जनगणना के बारे में नहीं दिया गया है। जो भी जनगणना के बारे में दिया गया है 2001 के जनगणना के बारे में दिया गया है। तो आप 2011 भी जान लें और 2001 भी जरूर जानें, क्योंकि बुक में दिया गया है, कहीं आपको 1 से भी पूछ सकता है और 11 से भी पूछ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 के अनुसार बिहार में अशिक्षितों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 53% था अशिक्षित। तो शिक्षित कितना था 2001 में? मात्र 47% शिक्षित लोग थे बिहार में, है ना, 2001 के अनुसार। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि 2011 में बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो कितना है? 63.82%। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21, बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य को कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना, 15 नवंबर 2000। यहाँ देखिए 2009 हो गया, इसको 2000 कर लीजिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये डेट आप जरूर से ज़रूर याद रखिए। देखिए 2000 ईस्वी में 3 स्टेट नया बना था। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ आपको बना था 1 नवंबर, ठीक है। 1 नवंबर 2015 को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना आपका उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना आपका झारखंड। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना और फिर झारखंड बना। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सी योजना चलाई गई थी? जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, अब तो पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है, उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है। तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था उसमें कौन सी योजना चलाई गई थी ये आपको बताना है।
तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी इनमें से सभी पंचवर्षीय सभी जो योजनाएं हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो ये तीनों कार्यक्रम ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चलाई गई। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चलाई गई, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को चलाया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। आंसर क्या हो गया आपका बी। अगला प्रश्न है 24, संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा, इसका क्या होता है शॉर्ट, नरेगा, NREGA, है ना, संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, फुल फॉर्म भी आप याद रखें। और ये शॉर्ट आपका हो गया। ये कब संचालित की गई थी, यानी कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। पूरा डेट याद रखें, 2 फरवरी 2006 को इसको स्टार्ट किया गया था। और कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था, तो 200 जिला में स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है। और देखिए नरेगा को ही नाम बदल के क्या कर दिया गया था, मनरेगा, यानी इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था ना। तो मनरेगा कब किया गया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नरेगा को मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। तो ये भी डेट आप याद रखें, शुरू किया गया था नरेगा 2006 में, लेकिन मनरेगा कब किया गया, 2009 में। तो ये पूरा आप याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, जो बिहार में बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है बिहार में, तो क्या हो जाएगा 25 का, आप लोग जवाब दें कि 25 का आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी बिहार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। जो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है वो क्या है, उच्च शिक्षा, खाद्यान्न की प्रचुरता या क्षेत्रीय समानता या गरीबी तथा बेकारी। तो क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी गरीबी तथा बेकारी देश की प्रमुख समस्या में एक है। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। देखिए ये जो प्रश्न है आपका थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा 27 का, कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 64% जनसंख्या लगभग कृषि कार्य में लगी हुई है। देखिए 1% 2 आगे पीछे होते रहता है, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 28, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। देखिए इसे बहुत प्रकार का क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है प्रोफेसर स्वामीनाथन को, है ना। प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हरित क्रांति आया कब था, तो हरित क्रांति 1967 है ना, 1967-68 में आया था हरित क्रांति, ठीक है। कहीं कहीं आपको 66 से 68 भी मिलेगा, कहीं 67-68 भी मिलेगा, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है हरित क्रांति से कि हरित क्रांति का इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके जनक कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके जनक है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, प्रोफेसर नॉर्मन, है ना, नाम आप लिख ले, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये थे USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति से सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो वो था आपका गेहूँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए नंबर, यानी प्रोफेसर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर, कि भारत में पिछड़ी जातियां तो हैं ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी है। ये कथन किसका है, कथन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कथन किसका है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर क्लाउस्टन, है ना। डॉक्टर क्लाउस्टन का ये कथन है, आंसर क्या हो गया आपका बी। तो ये कथन आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है ना। कौन सी फसल जो है खाद्य फसल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईख।
ईख जो हमारा खाद्य फसल नहीं है, तो ईख कौन सी फसल है? ईख है आपका नगदी फसल, है ना। कौन सी फसल है? नगदी फसल। नगदी फसल का और भी आपको उदाहरण आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नगदी फसल आपका ईख हो गया, और क्या होता है? जूट होता है, और क्या होता है? कॉफ़ी होता है, ठीक है। क्या होता है? कॉफ़ी, और क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सब क्या है? सब आपका नगदी फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये नगदी फसल का आप लोग एग्जाम्पल याद रखें। और देखिए धान है, गेहूं है, मक्का है, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका हो जाएगा खाद्य फसल, है ना। इसी को खाद्यान्न फसल भी कहा जाता है, धान गेहूं मक्का वगैरह को। तो ईख हमारा है नगदी फसल। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 31, निम्न में कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है ना। अब देखिए बताना है कि नगदी फसल कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बाजरा। बाजरा हमारा नगदी फसल नहीं है। जूट नगदी फसल हो गया, तिलहन दलहन ये सब क्या आता है? नगदी फसल के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो गया आपका? डी। अगला प्रश्न देखते हैं 32, कि निम्न में कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। अब देखिए रबी की फसल, तो रबी की फसल के बारे में आपको जानना चाहिए, जो ठंडे दिनों में लगाया जाता है फसल, है ना। इसका जो बुआई होता है दोस्तों, ये अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होता है, और इसका कटनी कब हो जाता है? तो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, है ना, मटर हो गया, और भी दलहन होता है, मसूर लगाया जाता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये होता है आपका सरसों जो लगाया जाता है, ये सब क्या है? सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। तो धान क्या है? ठंडा के दिन में लगाया जाता है? नहीं। तो ये हमारा रबी फसल नहीं है। तो धान कौन सा फसल है? ये हमारा खरीफ का फसल है ना। कौन सा फसल है? तो खरीफ का फसल है हमारा धान, यानी जो बरसात के समय में लगाया जाता है। गेहूँ, जौ, चना ये हमारा सब रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर, कि निम्न में कौन सी फसल भदई फसल नहीं है ना। तो भदई फसल कौन सी नहीं है? मटर तो लगाया जाता है जाड़े के दिनों में, है ना, यानी ये रबी की फसल है, तो ये भदई फसल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जूट हो गया, सब बारिश के समय में लगाया जाता है, यानी भादों के समय लगाया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको भदई फसल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34, कि देश भर में अभी लगभग कितने राशन की दुकानें हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित प्रश्न है कि कितने राशन की दुकानें हैं। ये घटते बढ़ते रहता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ता ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ए नंबर, यानी 4.6 लाख लगभग अभी राशन की दुकानें हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 प्रश्न है कि अंत्योदय कार्य किन के लिए जारी किया गया था। जो अंत्योदय कार्य योजना चलाया गया था, ये किन के लिए चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था आपको निर्धनों से भी निर्धन, यानी गरीब से भी गरीब लोगों के लिए ये चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो अक्टूबर 2001 ईस्वी में इसे शुरुआत किया गया था। तो याद रखिए आंसर नंबर हो गया डी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में कब की गई थी। बंगाल में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1940 ईस्वी। आंसर क्या हो गया? बी नंबर, यानी 1940 ईस्वी में भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, वो भी बंगाल में की गई थी, है ना। तो आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न है 37 नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स के अलावा भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो वो भी आपको बहुत सारे टेस्ट कराया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको सब मिल जाएगा दोस्तों, क्रम से मिल जाएगा, है ना। तो आप आसानी से वहाँ से दे सकते हैं अगर आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का कितना कितना मार्क्स आया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है, और तैयारी अपना आराम से करते रहें। 37 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था। देश के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? 37 का आंसर हो जाएगा आपका 150, है ना। 150 जिला में ये प्रारंभ किया गया था। ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कब शुरू किया गया था? तो 14 नवंबर 2004 को। तो ये पूरी बातें आपको याद रखना है, कब शुरू किया गया था, कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था, और इस कार्यक्रम का नाम क्या था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा 38 का आपका 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था अंत्योदय अन्न योजना।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 39 नंबर की अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितने किलोग्राम अनाज दी जाता है ना, कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 35 केजी अनाज दिया जाता है। आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन हमारा क्या है, कृषि है ना। और भी तो बिहार में कुछ ना ही उद्योग धंधा है, ना ही कुछ और है, तो हमारा कृषि मेन जीवन निर्वाह का साधन है। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर की बिहार राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है। सबसे अधिक जो बिहार में खेती की जाती है और उसमें जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है, तो क्या हो जाएगा, कुएं एवं नलकूप के द्वारा किया जाता है। आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था, है ना। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। 1943 ईस्वी में भारत में भयानक अकाल पड़ा था, वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है, तो वो है आपका बंगाल। आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी में, यानी बंगाल में सबसे ज़्यादा भयानक अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी। तो आप इसे भी याद रखें और प्रांत का नाम भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है वो बढ़ा है या घटा है या स्थिर है या घटता बढ़ता रहता है, तो क्या हो जाएगा 43 का, घटा है ना। क्या है, घट गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44, बिहार में कृषि की उत्पादकता कैसी है। बिहार में कृषि की उत्पादकता कैसी है, तो क्या हो जाएगा 44 का आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना जवाब देते रहें और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितना मार्क्स आप लोग सही किए। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा निम्न, यानी बिहार में कृषि की जो उत्पादकता है वो कैसी है, निम्न है ना। यहाँ उत्पादकता ज़्यादा नहीं है, बस जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि हरित क्रांति कौन से देश से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरित क्रांति जो भारत में लागू किया गया था 1967-68 ईस्वी में, वो कौन से देश से प्रभावित होकर के लागू किया गया था, तो वो देश का नाम है आपका मैक्सिको, है ना। मैक्सिको किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है मैक्सिको देश, और उसी से प्रभावित होकर के भारत में हरित क्रांति लाया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको बताए थे कि एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन थे, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश, यह कथन किसका है। ये कथन आपको दिया गया है, आपको पूछा गया कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ना। दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश, ये जो कथन है ये हमारा क्वेश्चने का कथन है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चने। आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 47 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू किया गया था 1948 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। आंसर क्या हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, बंधुआ मजदूर प्रथा कब समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूर प्रथा जो समाप्त किया गया वो आपका 1976 ईस्वी में समाप्त किया गया था। तो आंसर क्या हो गया, बी। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, भूदान आंदोलन किसने चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो विनोबा भावे ने चलाए थे भूदान आंदोलन। कब चलाया गया था, तो 1951 ईस्वी में चलाया गया था भूदान आंदोलन। तो ये भी आप याद रखें, नोट कर ले। आंसर क्या हो गया इसका, सी नंबर। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों कि 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी है। तो बिहार में 2001 के अनुसार कृषक मजदूरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। अपना अपना आप लोग ज़रूर जवाब देते रहें। और दोस्तों लास्ट में आपको बता रहा हूँ एक बार फिर कि दोस्तों प्लीज़ आप ज़रूर लास्ट में कमेंट करें आपको कितना सही किए, है ना। आप लोग शर्माना नहीं है, 10, 20, 15, 50 जो भी सही हुआ आप लोग ज़रूर कमेंट करें और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम दोस्तों और भी आप सभी के लिए मेहनत करेंगे। तो आपको इसको जवाब देना है लास्ट नंबर के 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी कितनी प्रतिशत थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर
48%, है ना। 48% कृषक मजदूरों की संख्या थी। तो दोस्तों ये था आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 3। और ये हमारा दोस्तों चैनल है, जिसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करें, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों एक बहुत ज़रूरी कि ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और देखिए ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।